नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 28 नवंबर 2021 एग्जाम के लिए पर्यावरण की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारी क्लास नंबर 3। इससे पहले हमने क्लास 1 और 2 पर बेस्ड 50 प्रश्न देखे थे। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज क्लास 3 का हमारा टॉपिक भोजन है। भोजन के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फसल और रेसे और इन सभी टॉपिक के अंतर्गत भी काफी टॉपिक हैं। उन सारी चीजों को जो है हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोर्स में हम आपको दिखा दें तो भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता जो आपका ये टॉपिक है ना, इसमें भोजन जो है आज का हमारा टॉपिक है और इसके अंतर्गत ही आप देखेंगे तो काफी चीजें जो है आपकी हैं। बाकी ये सारी चीजें भी आपके कोर्स में है। पर्यावरण पर बेस्ड लास्ट वाला जो टॉपिक है उस पर भी हम काफी चीजें देख चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भोजन। तो भोजन क्या है? वो पोषक पदार्थ जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, शरीर के विभिन्न अंगों की मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया जाता है। क्योंकि भोजन करते हैं उसी से ऊर्जा मिलती है। मनुष्य या फिर किसी भी जीव जंतु के जीवित रहने के लिए उसके शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं का होना आवश्यक होता है। उसके शरीर की ये जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, उनको संपन्न होने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, जो हमें प्राप्त किससे होती है? भोजन से प्राप्त होती है। इस प्राप्त ऊर्जा से ही मनुष्य अपने सारे क्रियाकलाप को संपन्न कर पाता है, जैसे चलना, दौड़ना, सांस लेना इत्यादि। भोजन के आधार पर जो जीव होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। मैंने पहले बताया भी था। शाकाहारी वे जीव जो पौधे या पौधों के किसी भाग को खाते हैं, जैसे गाय, बैल आदि। आपको एग्जाम्पल पर फोकस करना है। मांसाहारी वे जीव जो अन्य जानवरों को शिकार करते हैं, शेर, चीता आदि। और सर्वाहारी जैसे कि मनुष्य, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। मनुष्य के साथ साथ कौवा और भी बहुत से एग्जाम्पल है, पर यहाँ पर जो लिखे हैं उनको याद रखिएगा। ये तो हो गया आपके जीव के प्रकार। अब बात करते हैं खाद्य पदार्थ और उनके स्रोत। तो मनुष्य और सभी जो जीव जंतु होते हैं ना, वो अपने भोजन में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को सम्मिलित करते हैं। क्योंकि जो भोजन होता है, एक संतुलित आहार कब माना जाता है? जब उसमें सारे पोषक तत्व हों जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। तो सामान्य रूप से एक मनुष्य के प्रतिदिन के भोजन में गेहूं, चावल, दाल, घी, नमक, जल, तेल आदि अवश्य सम्मिलित होते हैं। गेहूं, चावल और दाल जैसे खाद्य पदार्थ हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, मांस। ये सभी हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो एक पेड़ पौधों से, एक जंतुओं से। तो इसी आधार पर खाद्य पदार्थों को उनके स्रोतों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। और वो दो भाग हैं, एक पादप उत्पाद, एक जंतु उत्पाद। पादप उत्पाद मतलब प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी कि पौधों से प्राप्त होने वाला जो भोजन होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक जो हम सीधे पौधे से फल के रूप में प्राप्त करते हैं, और दूसरे वो जिसको हम उसके विभिन्न भागों को हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत से पेड़ पौधे हैं जिनकी पत्तियां खाई जाती हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनका तना खाया जाता है, बहुत से ऐसे हैं जिनका जड़ खाया जाता है। तो वही है कि कुछ तो ऐसे हैं जो सीधे फल देते हैं हमें, तो हमने सेब तोड़ा और खा लिया। कुछ ऐसे हैं जो हमें उसके जो पौधे के विभिन्न भाग हैं उनसे प्राप्त होते हैं भोजन के रूप में। तो ये हो गया पादप उत्पाद यानी कि प्लांट प्रोडक्ट्स। अब पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त होने वाला जो भोजन है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अभी जो चीजें देखी वो आपके समझने के लिए थी। प्रश्न यहाँ से आता है, पौधे का भाग जैसे फल है, फल आपको आम, केला, संतरा, इससे प्राप्त सामग्री के रूप में आपको याद रखना है। बीज से जैसे गेहूं, चावल, मक्का। जड़ के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? जैसे गाजर है, एक जड़ का रूप है। चुकंदर है, जड़ का रूप है। मूली है, जड़ का रूप है। पत्तियों में जैसे सरसों, पालक, मेथी। तना में जैसे है गन्ना, प्याज, आलू। ये सब क्या है? तना का रूप है। अब प्रश्न में जैसे कैसे आता है कि इनमें से कौन जो है वो जड़ का रूप है, या इनमें से कौन तना का रूप है, या इनमें से कौन बीज का रूप है। इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक बार प्रश्न जो है आलू से संबंधित आया था एसएससी सीजीएल के पेपर में। वहां पर ऑप्शन में तना नहीं दे रखा था, वहां पर ऑप्शन में दे रखा था डंठल। तो इस चीज को भी समझिए कि अगर आपके ऑप्शन में जो है तना की जगह डंठल लिखा हो तो भी आपको वही समझना है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपके पेपर में आया था एसएससी सीजीएल 2016 में कि आलू जो है वो क्या है। ऑप्शन में जड़, डंठल, कली और फल करके ऐसे चार ऑप्शन थे। तो डंठल आपका जो है तना ही होता है, तो वो ध्यान रखिएगा। तना में और क्या क्या आ जाता है? जैसे आपका हल्दी आ जाता है तना में, वो आप याद रख सकते हैं। अदरक आपका आ जाता है तना में। और आपका जैसे प्याज आ जाता है। देखिए देखने में ऐसा लगता है ना कि अदरक है आपकी तो भूमि के नीचे होती है तो जड़ का रूप होता है, तो नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि पूछे जाते हैं, ये सब तना के रूप होते हैं। प्याज हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, आलू हो गया। प्याज तो यहाँ लिखा भी हुआ है आपका। इसकी एक ट्रिक भी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक होती है इसकी, पिया जल्दी आओ।
ये किसकी ट्रिक होती है? ये होती है तना की। तना के अंतर्गत भी आपके भूमिगत तना होते हैं ना टाइप्स, तो पिया जल्दी आओ ये जो है वो ट्रिक होती है। पिया जल्दी आओ। अब देखिए जो पिया है इससे क्या हो जाएगा? आपका प्याज हो जाएगा। जो जल्दी है इससे देखिए मिल रहा है हल्दी, जल्दी हल्दी ऐसे मिल रहा है। जो आ दे रखा है इससे आपका हो जाएगा आलू। और इसी आ से आप ये भी याद रख सकते हैं अदरक। बाकी इसके अंतर्गत भी टाइप्स होते हैं, तना के भी, जड़ों के भी, मूसला जड़ें, अपस्थानिक जड़ें, उनमें भी टाइप्स होते हैं। तो उतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमको आपको सारी मेन मेन चीजें बतानी है। अब बात करते हैं जंतुओं के भोजन के बारे में। तो जंतु अपने भोजन का उत्पादन स्वयं नहीं कर पाते हैं, उन्हें भोजन के लिए पौधे या फिर अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। वे जीवित रहने विकास के लिए पौधों या अन्य जंतुओं को अपने भोजन में उपयोग जो है वो करते हैं। इसलिए जंतु उपभोक्ता तथा पौधे उत्पादक कहलाते हैं। जंतु क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। और पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। जंतु जो होते हैं उनके द्वारा जो उपभोग किए जाने वाले भोजन होते हैं उसके आधार पर भी अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी हमने देखा था, अभी उसमें और शामिल हो जाएंगे, पहले इनको भी एक बार देख लेते हैं। शाकाहारी हार्बिवोरस यानी कि भोज्य पदार्थों के लिए पौधों और पौधों के उत्पाद पर निर्भर करते हैं, गाय भैंस बकरी हिरन। मांसाहारी कार्निवोरस, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, मांसाहारी शेर चीता बाघ। सर्वाहारी ओमनिवोरस, जो पौधे पौधों और पौधों से प्राप्त उत्पाद तथा अन्य जानवरों के मांस को भी खाते हैं, इनको कहते हैं सर्वाहारी। कौवा और भालू और मनुष्य भी मैंने बताया था उसमें एग्जाम्पल में। इसके साथ साथ आपको परजीवी भी देखने को मिलेंगे, जो कि पशु अपना भोजन अन्य जीवों के द्वारा पचाए गए जो भोजन होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं, उन्हें कहते हैं परजीवी। पैरासाइट्स कहते हैं इंग्लिश में। परजीवी जो होते हैं वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, जैसे गोलकृमि, फीताकृमि, जू, मलेरिया, पैरासाइट, ये सभी क्या है? ये सभी परजीवी हैं। और परजीवी जो होते हैं वो अन्य प्राणियों के शरीर पर या फिर शरीर के भीतर रहते हैं और वहीं से जो है वो भोजन प्राप्त करते हैं। तो एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन तो सरल से है वो आप याद ही रख सकते हैं। एग्जाम्पल आपके गोलकृमि, पीताकृमि, जू, मलेरिया, पैरासाइट, ये सभी परजीवी हैं। परजीवी के अलावा आपको और याद रखना है मृतजीवी या मृतोपजीवी भी इनको कहा जाता है। तो जो पशु अपना भोजन मृत और अपघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मृतजीवी। एग्जाम्पल में जैसे कि लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कहाँ देखने को मिलता है आपको? जो दूध से दही बनता है उसमें जो आपका होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। उसके अलावा एसिटोबैक्टीरिया भी इसी में है, ये भी आपका एक मृत जीवी का उदाहरण है। अब प्रश्न का जो स्वरूप होगा वो कैसा हो सकता है कि इनमें से जो है वो कौन सा मृत जीवी है? वहां पर ऑप्शन में लैक्टोबैसिलस भी दे दिया जाए और गोलकृमि, फीताकृमि, पैरासाइट भी दे दिया जाए, तो आपको पहचानना होगा कि बाकी तीन परजीवी हैं और जो आपका लैक्टोबैसिलस है ये क्या है? ये मृतोपजीवी में आता है। आंसर अंतर दोनों में आपको समझ में आ गया होगा। और मृत जीवी को सैप्रोफाइट्स के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब हम जो भोजन में सारी चीजें लेते हैं ना, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उनको देखते हैं कि हमारे शरीर में क्या क्या सारी चीजें आवश्यक होती हैं और उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जंतुओं और मनुष्य के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ भोजन से प्राप्त जो पोषक पदार्थ होते हैं ना उनको 8 श्रेणियों में बांटा गया है। तो बस ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं इन्हीं को हमें जो है वो पढ़ना है और यही आपके कोर्स में है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर भी उठा के देख लीजिए तो साइंस से क्वेश्चन काफी आए हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं, ईवीएस को ईवीएस समझते हैं, मतलब सोचते हैं केवल पर्यावरण पूछा जाएगा। अब पिछला वाला पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें ईवीएस के अलावा भी काफी चीजें आती हैं, जैसे कि महाद्वीप से एक क्वेश्चन आया था, जैसे कि आपका विज्ञान से काफी क्वेश्चन आए थे। तो इसलिए आपको सारी चीजों को पढ़ना है, केवल ईवीएस आपको जो है नहीं पास कराएगी। अब कौन-कौन सी चीज़ें पढ़नी है? तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, जल है, खनिज लवण है, विटामिन है और रेशे हैं। इन सभी को पढ़ेंगे। वीडियो सभी लोग लाइक करते रहिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा हो, और लोगों के साथ शेयर भी करते रहिएगा ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये जो है आपके 1:2:1, ये आपका रेशियो है। इसके अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके यौगिक होते हैं और इनको हम दर्शाते हैं CH2O, यहाँ पर बाहर N होगा, इस रूप में दर्शाते हैं
अनुपात किसका किसका रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो ये तीनों चीजें याद रखनी है। आपको फोकस थ्योरी पर नहीं करना है कि कहानी क्या लिखी, आपको ये फोकस करना है कि किन पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट से ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें किसका रेशियो नहीं होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम दे दिया जाए या कोई और दे दिया जाए, तो आपको पता है इन तीनों का होता है, बाकी नहीं होते हैं। अब इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वही होता है जो कि जल में होता है, जल में आपका H2O होता है, उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो रासायनिक रूप से ये जल योजित कार्बन यौगिक अर्थात एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं। अधिकांश जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनकी खपत ईंधन पदार्थ के रूप में जो है वो होती है। अब कार्बोहाइड्रेट के भी तीन प्रकार होते हैं, तीन भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है मोनोसेकेराइड, आगे भी होते हैं डाइसेकेराइड, और एक होता है पॉलीसेकेराइड। तो सबसे पहले मोनोसेकेराइड को समझते हैं। मोनोसेकेराइड जो है ये शर्कराएं सरलतम, रंगहीन, घुलनशील और मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जीवों में अगर आप देखेंगे तो मुख्यतः सट या पंच कार्बनीय शर्कराएं होती हैं। सट कार्बनीय जो शर्कराएं होती हैं वो मुख्य रूप से ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज ये होती हैं। कौन सी वाली? सट कार्बनीय शर्कराएं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? C6 होता है। सठ में आपको समझ में आ रहा है, 6 नंबर की बात की रही तो C6H12O6, इस आधार पर कार्बन की संख्या 6। अंतर केवल इनके अणुओं में जो कार्बोनिल समूह होते हैं या हाइड्रोक्सिल समूह जो होते हैं उसके विन्यास का होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है वो शर्करा होती है। ऊर्जा के लिए मुख्यतः इसी का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि ऊर्जा के लिए किस कार्बोहाइड्रेट के रूप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में मोनो, डाई, पॉली सेकेराइड करके ऑप्शन हो और कुछ और भी दे दिया हो तो आप कहेंगे मोनोसेकेराइड का यूज किया जाता है। जीव तंत्र की पंच कार्बनी जो शर्कराएं हैं उसमें राइबोस और डीऑक्सीराइबोस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो होती है। और आपसे इसका रासायनिक सूत्र हो सकता हो पूछा जाए तो वो आप याद रख सकते हैं। फिर ये हो गया मोनोसेकेराइड। अगले की बात करते हैं जो कि आपका है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड को ओलिगोसेकेराइड के नाम से भी जाना जाता है। तो भिन्न और समान मोनोसेकेराइड के दो अणुओं अर्थात मोनोमर्स जो है उसके ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा परस्पर जुड़ जाने से डाइसेकेराइड शर्करा का अणु बनता है। क्योंकि यह अभिक्रिया जो होती है ना उसमें जल का एक अणु निकल जाता है, इसे हम संघनन संश्लेषण कहते हैं। ये जल में घुलनशील और तीन प्रकार की होती है, पादपों की माल्टोस और सुक्रोज और जंतुओं की लैक्टोज। ये जो आप पर्पल कलर से बैंगनी कलर से देख रहे हैं ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि पादपों की माल्टोस और सुक्रोज और जंतुओं की लैक्टोज। अब लैक्टोज आपको देखने को मिलता है, सर्वाधिक जो परसेंटेज मात्रा होती है वो मानव माता के दुग्ध में होती है लैक्टोज। प्रश्न यही पूछा जाता है, आपने देखा भी होगा जो अभी जूनियर सुपर टेट का आपने एग्जाम दिया था कि दूध में जो है वो कौन सी जो है वो आपकी शर्करा होती है, तो लैक्टोज होती है। माल्टोज जो है वो आपका अंकुरित बीजों की सुक्रोज, ईख और लैक्टोज दुग्ध शर्करा जो है वो होती है। और मोनोसेकेराइड आप कहेंगे किसे या डाइसेकेराइड किसे कहते हैं? अगर एक लाइन में आपको समझाना है तो आप कैसे समझाएंगे, इस चीज को भी समझिए फिर हम अगला देखेंगे। मोनोसेकेराइड जो है आप कहेंगे कि ये सेकेराइड जो है उसकी एकलक इकाई होती है, उनसे मिलकर बने होते हैं। इनका जल अपघटन नहीं होता है और ये रंगहीन होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, क्रिस्टलीय रूप होते हैं। मोनोसेकेराइड किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट का है। आप सोच रहे हैं ये सारी चीजें क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट में भी अलग अलग टाइप्स बटे हुए हैं। मोनोसेकेराइड जो है उसके अंतर्गत आता है। सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है, इसी को यहाँ पर C6H12O6 के रूप में दर्शाया गया है। पर अगर केवल ऐसे पूछा जाए तो CnH2nOn के रूप में लिखते हैं। और मोनोसेकेराइड के बाद हमने देखा डाइसेकेराइड, इसको क्या कहेंगे? तो जो मोनोसेकेराइड हम पढ़ के आए हैं, जब दो मोनोसेकेराइड इकाइयां जल के एक अणु का क्या करती हैं? निष्कासन कर देती हैं और उससे मिलकर जो सेकेराइड बनाती हैं उसे हम कहते हैं डाइसेकेराइड। तो आप क्या कहेंगे कि जो मोनोसेकेराइड है उससे मिलकर आपकी डाइसेकेराइड बन रही है और इनका जो जल बटन है वो हो सकता है। तीसरी आपकी होती है जिसका नाम है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मुख्यतः ग्लूकोज के 10 से अधिक हजारों अणुओं के उसी प्रकार जल की छत्ती से जुड़ने से लंबी श्रृंखला वाले अघुलनशील जटिल पॉलीसेकेराइड अणु अर्थात बहुलक बनते हैं। इस प्रक्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं। बहुलकीकरण पूछा जा सकता है तो पहले जो इसमें लिखा है उसको बताते हैं, फिर इसको इजी लैंग्वेज में बताएंगे। पॉलीसेकेराइड के अणुओं को C6H10O5N द्वारा लिखते हैं। यहाँ N जो है वो मोनोसेकेराइड के अणुओं की संख्या है। यकृत और पेशियों में उपचयन के अंतर्गत ग्लूकोज में ग्लाइकोजन नामक जंतु मंड बनती है
और आवश्यकता पड़ने पर इसमें से जल का अणु अपघटित हो जाता है। ये फिर पुनः ग्लूकोज अणु में टूट जाता है। सेलुलोज जो है प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ हैं। कोशिका के भित्ति के रूप में ये पादपों का कंकाल वो बनाता है। तो इन सारी चीज़ों को कहने का मतलब ये है, हमने पढ़ा सबसे पहले मोनोसैकेराइड, उसके बारे में बताया। डाइसैकेराइड दोबारा पढ़ा, तो डाइसैकेराइड बन रहा है मोनोसैकेराइड से जब दो जुड़ रहे हैं। पर जब पॉलीसैकेराइड की बात होती है तो आप कहेंगे लगभग 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां जुड़कर जब जटिल कार्बोहाइड्रेट बनाती है ना, तो उसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड। इनको हम सामान्यतः ग्लाइकेन गेन के नाम से भी जानते हैं। और इनका जो जल अपघटन है वो हो सकता है। ये जल में अघुलनशील होते हैं, ये मीठे नहीं होते हैं। तो जो तीनों हमने डेफिनेशन अभी देखी, हो सकता हो कि किसी को बिल्कुल ना समझ में आया हो, किसी को आ गया होगा जिसका बायो पोर्शन होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इन तीनों ही डेफिनेशन को एकदम शॉर्ट में देखते हैं। इसमें कौन कौन सी उदाहरण आते हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं उनको भी देखेंगे, पर इन डेफिनेशन को एकदम शॉर्ट में भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन देखते हैं मोनोसेकेराइड की। वो जो डेफिनेशन दिखाई थी, वो जो एकदम थोड़ा सा बड़े लेवल पर पढ़ना चाह रहे हैं, जिनको लगता है कि सरल सरल नहीं एकदम डेप्थ में पढ़ना है, उनके लिए वो डेफिनेशन है। पर जिनको केवल शॉर्ट में जानना है, उनके लिए मोनोसेकेराइड, उनको इतना याद रखना है कि ये सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनका जलीय अपघटन संभव नहीं होता है, ये आधारभूत कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये जल में विलय होते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन जो पूछे जाने के चांसेस बस इतने हिस्से से हैं, और इनके एग्जाम्पल जरूर पूछे जाते हैं। तो जैसे पेंटोज है, हेक्सोज है, हेक्सोज मतलब ग्लूकोज है आदि। अब जैसे ग्लूकोज के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो ग्लूकोज होता है ये आपका जंतु में पाया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट होता है। इसको हम ब्लड शुगर भी कहते हैं, ग्रेप शुगर भी कहते हैं, डिस्ट्रोज शुगर भी कहते हैं। इसके अलग अलग नाम है। अब जैसे ब्लड शुगर करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, ग्लूकोज को कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फ्रैक्टोज नहीं लिखा हुआ है, उसके बारे में भी जानते हैं। फ्रैक्टोज आपका भी पूछा जाता है। ये जो है शहद और मीठे फलों में जो है वो पाया जाता है, शहद या फिर मीठे फलों में। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। हम इसे हम फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। और ये प्रश्न अगर आए कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो आप कहेंगे फ्रैक्टोज होती है सबसे मीठी शर्करा। इस चीज को याद रखिएगा। फ्रैक्टोज के अलावा यहाँ पर एक और है जो कि है गैलेक्टोज, जो यहाँ नहीं लिखी है, वो भी हम आपको बता दें। GALACTOSE। गैलेक्टोज भी मोनोसेकेराइड में आते हैं। ये जो सभी एग्जाम्पल हैं, ये सब किसके हैं, मोनोसेकेराइड के हैं। क्वेश्चन आपके अधिकतर इनके बारे में नहीं पूछा जाता है, इनके एग्जाम्पल से आता है कि आपसे कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए, वो किस शर्करा का उदाहरण है, इस टाइप से। तो जो गैलेक्टोज है, ये आपका जो दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है ना, उसका एक घटक होता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम ब्रेन शुगर के नाम से जानते हैं। इसे हम ब्रेन शुगर के नाम से जानते हैं गैलेक्टोज को। तो ये हो गया आपका मोनोसेकेराइड के बारे में। इसको हम रफ कर रहे हैं, बढ़ते हैं दूसरे की शॉर्ट डेफिनेशन, जिसे ओलिगोसेकेराइड भी कहते हैं या फिर डाइसेकेराइड के नाम से भी जाना जाता है। इसी को ही डाइसेकेराइड। ये 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड के संगठन से बनते हैं। ऊपर वाले से ही जो है ये इनका निर्माण होता है। और इसमें एग्जाम्पल होते हैं सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ये आपको याद रखने हैं। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज में से तीनों से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं सुक्रोज की, तो सुक्रोज जो है ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के जुड़ने से बनता है। किससे किससे बनता है आपका, ये आपका ग्लूकोज जो कि हमने ऊपर देखा, और फ्रैक्टोज जो कि हमने शायद ऊपर लिख के आपको बताया भी था। इंग्लिश में लिख देते हैं फ्रैक्टोज। तो इन दोनों के जुड़ने से आपका, इन दोनों की इकाइयों के जुड़ने से आपका जो है वो बनता है सुक्रोज। अब सुक्रोज को गन्ना शर्करा कहते हैं, टेबल शर्करा कहते हैं, चुकंदर शर्करा कहते हैं, रसोई घर की शर्करा कहते हैं, व्यापारिक शर्करा भी कहते हैं। तो ये सब सुक्रोज के ही जो है वो नाम है। फिर बात करते हैं आपका माल्टोज की। माल्टोज जो है आपका, ये 2 ग्लूकोज इकाइयों के जुड़ने से बनता है। जो ये जो है आपका माल्टोज, ये 2 ग्लूकोज जो इकाइयां हैं, इनके जुड़ने से बनता है। 2 गुणे से अच्छा है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज करके लिख दीजिए, ऐसे ज्यादा आपको याद रहेगा। और
इसी को हम माल्ट शर्करा के नाम से भी जानते हैं। माल्टोज में देखिए माल्ट वर्ड आ रहा है, इसी को माल्ट शर्करा भी कहते हैं। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है स्टार्च के पाचन में जो है ये सहायक है। स्टार्च के पाचन में सहायक है आपकी ये शर्करा यानी कि माल्टोज। क्वेश्चन डायरेक्ट यही आता है स्टार्च के पाचन में, तो आप कहेंगे माल्टोज। तीसरी आपकी बची लैक्टोज। लैक्टोज जो है इसे दूध की शर्करा भी कहा जाता है। आपको याद ना हो कभी भी तो आप बताइए खुद से कि जो दूध होता है वो किस यूनिट में मापा जाता है, तो आप कहेंगे लीटर में मापा जाता है। तो लीटर से ही लैक्टोज, लीटर से ही क्या याद रख सकते हैं, लैक्टोज याद रख सकते हैं। तो दूध जो है शर्करा के नाम से भी लैक्टोज को जो है वो जाना जाता है। ध्यान रखिएगा लीटर में नापा जाता है, लीटर से ही लैक्टोज ध्यान रखिए, उसी से दूध शर्करा आप याद रख सकते हैं। अब ये किससे किससे बनता है, तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है। गैलेक्टोज ऊपर हमने लिख के बताया था ना, तो ये आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज से जो है ये बनता है। ये हो गया आपका ओलिगोसैकेराइड या जिसको हम कहते हैं डाइसैकेराइड। तीसरा आपका कौन सा है, वो है आपका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो है ये 10 से लेकर 1000 या उससे भी अधिक मोनोसैकेराइड से बनते हैं। बहुत ही सिंपल से मैंने यहाँ डेफिनेशन कर दी है कि आपको एकदम रट जाए। ये पानी में अविलय होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं। ऊपर वाले जल में विलय होते थे। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, काइटिन हो गया, ये सभी। अब स्टार्च को समझिए, स्टार्च क्या होते हैं, पौधों में जो है जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, मंड जिसको हम कहते हैं। पौधों में आपका जो होता है वो मंड के रूप में कह सकते हैं, स्टार्च के रूप में जो है आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, संचित रहता है। इसे हम ग्लूकोज का जो है वो बहुलक के नाम से जानते हैं। ग्लूकोज के कई अणुओं के मिलने से बनता है ये आपका स्टार्च। जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जानते हैं। अगर बात करें पेड़ पौधों में तो होता है, पर कहाँ पर होता है, तो पेड़ पौधों के जड़ों में, तना, बीज, फलों में ये जो है वो भंडारित होता है। स्वाद में अगर बात करें तो बहुत कम मीठा होता है या स्वादहीन भी आप कह सकते हैं। मुख्य स्रोत इसके क्या है, जैसे मीठी आलू है, चावल है, मक्का है, गेहूं है, इन सब में आपका पाया जाता है। फिर बात करते हैं आपका ग्लाइकोजन के बारे में। ग्लाइकोजन जो है ये जंतु और कवक जो है उनमें भोजन का जो संचय होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जंतुओं और कवकों में जो भोजन का संचय होता है वो आप कहेंगे ग्लाइकोजन के रूप में होता है। फिर सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज भी पूछा जाता है। ये जो है आपका जो पौधे होते हैं उनकी कोशिका भित्ति में जो है वो होता है। यहाँ पर लिख भी देते हैं, कोशिका भित्ति में जो है वो आपका होता है। काइटिन के बारे में आप एक लाइन ये याद रख सकते हैं कि कवक जो होते हैं ना उनकी जो कोशिका भित्ति है और आर्थ्रोपोडा के जो बाह्य कंकाल होते हैं वो काइटिन के जो है वो बने होते हैं। इसको हम फंगल सेलुलोज के नाम से भी जानते हैं। अधिकतर जो पूछा जाता है प्रश्न वो यही पूछा जाता है कि कोश जो कवक है उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, आप कहेंगे काइटिन की। आर्थ्रोपोडा के जो बाह्य कंकाल होते हैं संघ, वो किसका होता है, तो काइटिन के जो है वो बने होते हैं। एक यहाँ पर नहीं लिखा है वो है डेक्सट्रेंस, उसको यहाँ पर लिख के बता देते हैं, DEXTRANS। ये क्या होता है, ये भी आपका शर्करा का ही प्रकार है। और इसमें केवल इतना आपको ध्यान रखना है कि जब आपसे पूछा जाए कि ईस्ट में या फिर बैक्टीरिया में, इनमें जो भोजन संचित होता है वो आपका किस रूप में होता है, तो डेक्सट्रेंस के रूप में जो है वो होता है। ईस्ट तथा बैक्टीरिया में संचित भोजन डेक्सट्रेंस होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इनके प्रकार। अब बात करते हैं इनके महत्व के बारे में, इनके कार्य के बारे में। तो ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का काम करते हैं। पॉलीसेकेराइड के रूप में कोशाकला और संयोजी ऊतकों की रचना में भाग लेते हैं। स्टार्च के रूप में जो संचित भोजन है उसका काम करते हैं, हमने बताया भी अभी आपको। इसके अलावा आरएनए और डीएनए के घटक होते हैं। सेलुलोज के रूप में पादपों की कोशाभित्ति बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। आलू, फल, अनाज, शर्करा, रोटी, दूध आदि ये सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले, आर्थ्रोपोडा जो है इसमें बाह्य कंकाल बनाने वाले, पौधों की कोशिका भित्ति के निर्माण में, आनुवांशिक पदार्थ के निर्माण का कार्य करते हैं। तो जितने अभी हमने देखे ना टाइप्स, उन टाइप्स के जो बारे में ना वही इसके कार्य हैं, बस सिंपल सा है। तो ये हो गया हमारा पूरा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाए, अधिक मात्रा में आप लेने लगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे
हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं, मोटापा बढ़ सकता है, ये सारी चीज़ें, मधुमेह है आपका, वो सभी इसकी अधिकता से जो है वो रोग हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम वसा की तरफ, वसा और अन्य लिपिड्स। तो अभी हमने कार्बोहाइड्रेट देखा, अब है वसा। वसा क्या है? हमारे भोजन के सारे तैलीय और चर्बी युक्त अर्थात चिकनाई वाले जो घटक होते हैं, वो लिपिड्स होते हैं। ये जो है आपके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, परंतु इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा हो और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बंध सहसंयोजी और अध्रुवीय होते हैं, इसलिए लिपिड्स जो है वो अध्रुवीय होते हैं और जल के अणुओं की ओर आकर्षित भी नहीं होते हैं। अब लिपिड्स या वसा की जो श्रेणियां होती है ना, भोजन से प्राप्त लिपिड्स, उनको उनके रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन-कौन से? एक सरल लिपिड्स, एक संयुक्त या जटिल लिपिड्स, एक व्युत्पन्न लिपिड्स। तो इनके बारे में एक-एक लाइन आप याद रख सकते हैं कि साधारण लिपिड्स, जब लिपिड में जो है आपके वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अणु होते हैं ना, तो उन्हें हम कहते हैं साधारण लिपिड्स। क्या होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अणु। संयुक्त लिपिड्स जो होते हैं, जब लिपिड्स वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अतिरिक्त फास्फोरस या नाइट्रोजन के भी अणु होते हैं ना, तब उसे हम कहते हैं संयुक्त लिपिड्स। ये जो आपके होते हैं संयुक्त लिपिड्स, ये कोशिका झिल्ली, हृदय, यकृत, वृक्क, इन सभी में पाए जाते हैं। इनका एक उदाहरण भी है लेसिथिन करके, लेसिथिन, ये एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। व्युत्पन्न लिपिड्स, ये साधारण और जो संयुक्त लिपिड्स हैं ना, इन दोनों को आप कह सकते हैं मिलाकर, या उसके व्युत्पन्न होते हैं। ये तंत्रिका ऊतक, त्वचा, मस्तिष्क, इन सब में पाए जाते हैं और इनमें स्टेरॉइड्स जो होते हैं, कोलेस्ट्रॉल है और स्टेरॉल्स है, ये सब सम्मिलित किए जाते हैं। तो आप इनमें केवल डेफिनेशन याद रखिए, इतना डिटेल में आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले वाले साधारण में आप क्या कहेंगे? लिपिड्स में वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अणु। संयुक्त वाले में क्या कहेंगे कि जो लिपिड्स, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल है वो तो होता ही है, पर उसके अलावा इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन के अणु, और व्युत्पन्न वाले में इन दोनों का संयुक्त रूप, उससे व्युत्पन्न जो किए जाते हैं वो। संयुक्त वाले में एग्जाम्पल मैंने बताया, या किस में पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली, हृदय, यकृत, वृक्क। व्युत्पन्न में मैंने बताया त्वचा, मस्तिष्क, तंत्रिका ऊतक, इन सभी में। बस इतना ध्यान रखिए। अब बात करते हैं इनका महत्व क्या है, इनके कार्य क्या हैं। लिपिड्स और वसाओं का महत्व कार्य में आप कहेंगे कि ऊर्जा उत्पादन के लिए सरल वसाएं भी ईंधन का काम करती हैं। इनका महत्व संचित भोजन के रूप में होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। जो वसीय ऊतक है वो मुख्यतः अध अधस्त्वचीय वसा स्तर, ताप नियंत्रण और सुरक्षा में जो है वो सहायता करते हैं। संयुक्त जो लिपिड्स होते हैं, कोशिका कला, अन्य झिल्ली नुमा कोशिकाओं की रचना और कार्यों में भाग लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल नामक स्टेरॉइड पदार्थ कोशिकाओं के झिल्ली-नुमा भागों की रचना में और विटामिन डी और कई हार्मोन्स आदि के संयोजन में भी भाग लेते हैं। तो ये सब इसके महत्व और कार्य आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ महत्व और कार्य हैं, जैसे कि आइकोसाइड श्रेणी के जो व्युत्पन्न लिपिड्स होते हैं, उनसे कई प्रकार के ऐसे पदार्थ भी बनते हैं जो स्थानीय हार्मोन्स के रूप में स्थानीय पीड़ा, जलन, सूजन, प्रदाह, ज्वर आदि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। ये आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थात पोषक तत्वों में सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। तो वसा के मुख्य स्रोत दूध, घी, तेल, मांस, मछली, मक्खन, बादाम, मूंगफली, ये सभी वसा के स्रोत हैं। सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर पूछा जाए किससे प्राप्त होती है, तो वसा से प्राप्त होती है। कई बार ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, तो वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है। अब वसा की कमी से क्या होता है? त्वचा रूखी होने लगती है, वजन में कमी हो जाती है, शरीर का विकास रुक जाता है। अधिकता से क्या होता है? मोटापा होने लगता है, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के द्वारा हृदय संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि होने से धमनी काठिन्य जो है की बीमारी हो जाती है, जिससे जो उच्च रक्तचाप है, हृदयघात है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हृदयघात मतलब हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो आप अगर ज़्यादा वसा ले रहे हैं तो उस हिसाब से वर्कआउट भी कीजिए, तो ये चीज़ है। अब ये भी हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। सारी चीज़ें हमने वसा के बारे में भी जान ली, उसके टाइप्स भी, उसकी अधिकता, उसके बारे में। अब बढ़ते हैं हम प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन्स जो है इन्हें नाम दिया था बर्जीलियस और मोल्डर ने। अधिकतर बर्जीलियस नाम देखने को मिलता है, पर दोनों याद रखिएगा। 1838 से 39 समय याद रख सकते हैं। शरीर का लगभग 14% और मृत और सूखे शरीर का लगभग 50% तक भाग जो है प्रोटीन्स बनाते हैं। समझिए कितना बड़ा भाग है। तो इससे ये भी स्पष्ट है
कि प्रोटीन्स की जो मात्रा है वो मांसाहारी जो भोजन है उसमें अधिक है। शाकाहारी लोगों को प्रोटीन्स अनाज, दूध, दालों आदि से प्राप्त होती है। दालों में सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा होती है। अगर क्वेश्चन आए कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें होता है तो आप कहेंगे किसमें होता है? दालों में होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रोटीन के संयोजन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसके अलावा 16% नाइट्रोजन भी होती है। अब क्वेश्चन आ जाए प्रोटीन में इनमें से क्या नहीं होता है? ऑप्शन में नाइट्रोजन भी हो, आपको लगेगा कि नाइट्रोजन कैसे हो सकता है? और कुछ 4 ऑप्शन दे रखे हो तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन भी होती है और 16% होती है। बाकी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होता ही है। इसके अलावा सूक्ष्म मात्रा में गंधक भी होता है, लौह भी होता है, आयोडीन भी होता है। ये सभी सूक्ष्म मात्रा में होते हैं किसमें? प्रोटीन्स में। तो ये जितने पॉइंट आपके यहाँ लिखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन किसी भी लाइन से पूछे जा सकते हैं। अब प्रोटीन्स का भी वर्गीकरण देख लेते हैं। तो प्रोटीन्स का वर्गीकरण जो है त्रिविम आकृति के आधार पर, रासायनिक संयोजन के आधार पर और विशिष्ट भूमिकाओं के आधार पर अलग-अलग किया गया है। जैसे त्रिविम आकृति यानी कि थ्री डायमेंशनल, तो अल्फा केराटिन्स, बीटा केराटिन्स, कोलेजन, एक्टिन, इलास्टिन, मायोसिन, फाइब्रोनोजन ये सभी त्रिविम आकृति में जो है वो फाइब्रो ना दिख रहा हो तो आप थोड़ा-सा क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। फाइब्रोस प्रोटीन्स के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार ग्लोबुलर जो प्रोटीन्स है उसमें ग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हिस्टोन प्रोटीन भी पूछी जाती है या फिर ग्लूटेलिन्स या फिर प्रोलैमिन्स ये सभी त्रिविम आकृति में आ जाते हैं। ऐसे ही रासायनिक संयोजन के आधार पर सिंपल प्रोटीन सारी जो फाइबरक्स और कुछ ग्लोबुलर जो प्रोटीन है वो इसमें आती हैं। ऐसे ही कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और आपका फास्फोप्रोटीन ये सभी आते हैं। इसी प्रकार डेराइव्ड जो प्रोटीन है इसमें देखिए तो प्रोटीओजेज, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स ये सभी आते हैं। ऐसे ही इधर भी हैं विशिष्ट भूमिकाओं के आधार पर। तो आप ये कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें आपको याद करने में दिक्कत होगी, तो गिनी-चुनी जो आपको इम्पोर्टेंट लग रही है आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। जैसे कि एंजाइमेटिक प्रोटीन्स में सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। इसी प्रकार रेगुलेटरी प्रोटीन्स में इंसुलिन है, आपका इंसुलिन से क्वेश्चन आते रहते हैं या फिर ग्लूकागॉन वृद्धि हार्मोन यहाँ से भी आता है, थायरॉक्सिन है। इसके अलावा मोटिलिटी प्रोटीन में एक्टिन, मायोसिन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में हीमोग्लोबिन है, सीरम एल्ब्यूमिन है, डिफेंस प्रोटीन में लिम्फोसाइट है या फिर इंटरल्यूकिन 2 है, इंटरफेरॉन है, थ्रोम्बिन है, फाइब्रोनेजिन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं डिफेंस प्रोटीन। अब क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछा जा सकता है उस पर बेस्ड है। जैसे कि डिफेंस प्रोटीन है तो रक्षक प्रोटीन के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है? वहाँ पर ऑप्शन आपको दे दिए जाएँ अलग-अलग, तो आपको पता होना चाहिए कि लिम्फोसाइट, थ्रोम्बिन ये सभी आता है। ऐसे न्यूट्रिएंट एंड स्टोरेज प्रोटीन में आपका जाइंस है, मक्का में, पैसिओलिन है, मटर में, ग्लूटेलिन है, चावल और गेहूँ में, कैसीन है, दूध में, तो ये है। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है चावल और गेहूँ में कौन-सी होती है? ऑप्शन में ग्लूटेलिन दिया होगा तो आपको याद होना चाहिए, मक्का में तो जाइंस है। तो क्वेश्चन का तरीका आपको पता होना चाहिए, बाकी आप अपने अनुसार याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं जो प्रोटीन है उसके जो घटक होते हैं उसमें अमीनो अम्ल के बारे में। तो प्रोटीन के जो मूल घटक हैं अमीनो अम्ल का क्या महत्व होता है? तो पूर्ण विखंडन पर शुद्ध प्रोटीन के अणु क्या होते हैं? सरल अमीनो अम्ल के अणुओं में टूट जाते हैं। अतः आप कह सकते हैं प्रोटीन अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिए कि प्रोटीन अमीनो अम्ल के क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। इसलिए अमीनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयाँ होती हैं। फिर प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। स्तनियों में इनमें से केवल 10 ही शरीर में बनते हैं, जबकि 10 अमीनो अम्ल को बाहर से लेना पड़ रहा है। फलस्वरूप इन्हें क्रमशः अनिवार्य और अनिवार्य अमीनो अम्ल जो है वो कहा जाता है। तो टोटल 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया आपका अमीनो अम्ल के बारे में। ऐसे ही आपका और एक और होता है जो होता है न्यूक्लिक अम्ल। उसके बारे में भी जान लीजिए, न्यूक्लिक एसिड। तो जीवों में इनकी उपस्थिति जो है उसकी खोज सन 1869 में फ्रेडरिक नाइखर माइखर जो है उन्होंने की थी। ये जटिल बहुलक होते हैं। आपके दिमाग में है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है तो आप कहेंगे जटिल बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो है न्यूक्लियोटाइड अणुओं की इकाइयों के बहुलक अर्थात पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो है वो होते हैं। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में अनिवार्य रूप से दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। एक डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है और एक राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल को ही हम शॉर्ट में हम इसको डीएनए कहते हैं, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल को। और राइबोन्यूक्लिक अम्ल को आरएनए कहते हैं। तो यही आपका किसके टाइप्स होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल के टाइप्स होते हैं।
ये तो हमने समझा न्यूक्लिक अम्ल। अच्छा, इस चीज़ को समझिएगा कि जो ये ऊपर प्रोटीन्स के जो मूल घटक अमीनो अम्ल थे, वो हमारा वहाँ टॉपिक खत्म हो गया है। यहाँ से हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ गए न्यूक्लिक अम्ल की। हमने स्टार्टिंग में आपको टॉपिक दिखाए थे। ये लिस्ट मैं आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, टॉपिक हमने दिखाए थे ना कि ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा, फिर लिपिड पढ़ा, प्रोटीन हम पढ़ चुके हैं। अब हम न्यूक्लिक अम्ल जो है वो पढ़ रहे हैं। न्यूक्लिक अम्ल के बाद हम विटामिन, जल देखिए, जल वल तो नॉर्मल चीज़ है, खनिज लवण वगैरह भी देख लेंगे। विटामिन और रेसे, ये हमारा 2 मेन टॉपिक रहेगा। अभी न्यूक्लिक अम्ल पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल पर वापस आए हम। 2 टाइप होते हैं, डीएनए, आरएनए, फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और जो राइबोन्यूक्लिक अम्ल की होती है वो होती है आरएनए, मतलब शॉर्ट फॉर्म आरएनए होती है, फुल फॉर्म डी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब इसका जो है वो जो वर्क होता है उसको समझिए। शरीर में न्यूक्लिक अम्ल का क्या महत्व होता है? तो डीएनए के जो अणु होते हैं ना, वो आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं, जैसे माता-पिता से बच्चों में, उनकी संकेत सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का कार्य करते हैं डीएनए। प्रोटीन का संश्लेषण डीएनए के जीन्स की संकेत सूचनाओं के अनुरूप होता है, जो कि जीव विकास, वृद्धि, संरक्षण, प्रत्येक प्रक्रिया प्रोटीन पर ही निर्भर करती है। न्यूक्लिक अम्ल जो है प्रोटीन से मिलकर न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं, जो कि कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र के रूप में रहते हैं। न्यूक्लियो जो प्रोटीन है उसका सबसे अभूतपूर्व लक्षण क्या होता है कि ये अपने सरल घटक पदार्थों से अपनी तरह के पदार्थ संश्लेषित जो है वो करते हैं। डीएनए जो है बहुलक के छोटे-छोटे एकाकी जीन्स का भी काम करते हैं। कुछ न्यूक्लियोटाइड्स जैव ऊर्जा धारक यानी एटीपी, कुछ अन्य पदार्थों से मिलकर सह एंजाइमों और कुछ अंतः कोशिकाएं जो संदेशवाहक है उसका भी काम करते हैं। ये सब क्या है, इसके कार्य हैं, किसके? न्यूक्लिक अम्ल के। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और कि जिस मास्टर योजना के अनुरूप जन्म से मृत्यु तक किसी जीव में कोशिकाएं बनती हैं, कार्य करती हैं, उसकी जो मूल रूपरेखा होती है ना, वो संकेत सूचनाओं के रूप में किसमें होती है? डीएनए में ही होती है। डीएनए में ही संग्रहित होती है। न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन से मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाते हैं, जो कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों के रूप में रहते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, वो प्रोटीन से मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाते हैं। और ये रहते कहाँ हैं? तो कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों के रूप में रहते हैं। तो इस टॉपिक में आपका इतना ही है, इसके कार्य और इसके बारे में आप 1-2 पॉइंट जो आपको अपने इम्पोर्टेंट याद रखने के हिसाब से आप याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि आपका है विटामिन। विटामिन की खोज किसने की थी? सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है। तो विटामिन की खोज की थी फुंक ने। और कब की थी? ये दूसरा क्वेश्चन आता है। तो ये खोज की थी 1912 में। जो विटामिन होता है ना, ये आपका जैसे खनिज लवण होते हैं ना, उसी की तरह ही विटामिन की अगर थोड़ी-सी मात्रा होती है ना, वो शरीर को सामान्य रूप से चलाने के लिए आपको आप कह सकते हैं आवश्यक होती है। विटामिन के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है? तो आप कहेंगे नहीं, विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, विटामिन से हमें ऊर्जा जो है वो नहीं प्राप्त होती है। केकेल केवल क्या आप कह सकते हैं, जो ईंधन है, पदार्थ है, उनके संश्लेषण, उनका सही उपयोग का नियंत्रण, इन सब में ये काम आता है। इनकी कमी से शरीर में जो उपापचय संबंधी रोग हैं, वो हो जाते हैं। इसलिए इन्हें वृद्धि तत्व के अंतर्गत हम रखते हैं। अब विटामिन जो है उनके अलग-अलग रासायनिक नाम भी हैं। उसकी एक ट्रिक हम बता चुके हैं रथ पर एक टॉपिक करके, जहाँ पर जो र है उससे रेटिनॉल है, विटामिन ए का। था जो है रथ में, इससे थायमीन है, विटामिन बी का। बी में भी बी1, बी2 इस टाइप से बी12 तक बटे हुए हैं। रक्त, और उसके बाद एक टॉफी में एक का जो ए है, इससे है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी का है। जो एक का जो का है, इससे आपका कैल्सीफेरॉल है, जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है। रक्त एक, और टॉफी भी आपका है। तो टॉफी में जो टॉ है, इससे है टोकोफेरॉल, जो कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और इस टाइप से आपका इतनी चीज़ें इसमें ट्रिक में आती हैं। एक जो नहीं आता है वो आपका आता है के, विटामिन की के का जो रासायनिक नाम है वो है नेफ्थोक्विनोन, वो भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि जो विटामिन्स हैं उसके जो टाइप्स हैं, उनसे भी क्वेश्चन के मतलब उनसे कौन, उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, उनसे भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। तो एक-एक करके हम बता देते हैं। जैसे कि विटामिन ए है, इसकी कमी से आपका रतौंधी होता है। विटामिन बी जो है, इसकी कमी से आपका बेरी-बेरी होता है। विटामिन बी में भी जो बी1 विटामिन है, उसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन जो सी है, इससे आपका स्कर्वी रोग होता है। विटामिन जो डी है, इससे सूखा रोग होता है। विटामिन डी हमें मिलता है ना सूर्य की रोशनी से, तो सूखा इसकी कमी से। और इसका एक और नाम है इसकी रोग का, वो है ऑस्टियोमलेशिया। तो ये जो है आपका डी हो जाएगा। इसके अलावा जो ई विटामिन होता है ना, इसकी कमी से आपका जो जनन क्षमता होती है, उसकी कमी आपको देखने को मिलती है। पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं।
विटामिन जो के है इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ये कमी से होने वाले रोग आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा तो विटामिन जो बी के अंतर्गत प्रकार आते हैं ना, वहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एक तो बी3 से ज्यादा पूछा जाता है। बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप कहेंगे नियासिन होता है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो पेलाग्रा नामक रोग होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बी3 के अलावा बी5 का रासायनिक नाम होता है आपका पेंटोथेनिक अम्ल, बी7 का होता है बायोटिन, और बी9 का होता है फॉलिक अम्ल, बी12 पूछा जाता है साइनो कोबालमिन। तो ये सभी पूछे जाते हैं। तो 1 2 3 5 6 7 9 और 12 ये पूछे जाते हैं। ये तो हो गया विटामिन के रासायनिक नाम के बारे में। अब बात करते हैं विटामिन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, वसा में घुलनशील कौन से विटामिन है और जल में घुलनशील। तो सबसे पहले बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो कीड़ा, आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि कीड़ा जो है आपका, ये आप देख रहे हैं कीड़ा है, कीड़ा जो है वसा में जो है वो घुल जाता है। ये अगर आपको मैं वसा दे दूं एक बोतल में भरकर, एक परख नली में भर के, तो ये क्या है, अगर आप इसे वसा में जो है वो घोलेंगे कीड़ा को, तो ये घुल जाएगा। परंतु अगर आप जल में घोलना चाहेंगे तो नहीं घुलेगा, क्योंकि मजबूत कीड़ा है। तो आप ऐसे सोचिए कि वसा में अगर घोलेंगे तो घुल जाएगा, पर अगर जल में घोलेंगे तो नहीं घुलेगा। तो वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये 4 होते हैं विटामिन जो कि वसा में घुल जाते हैं। पर अगर आपसे जल में घुलनशील विटामिन पूछा जाए, तो जो वसा में नहीं घुलते हैं वो जल में घुल जाते हैं। इस चीज को बस ध्यान रखिएगा। यानी इन दोनों में से कोई एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है बचे कौन से, विटामिन बी और विटामिन सी बचा, जो कि आपके जल में घुलनशील विटामिन में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। पर उससे पहले विटामिन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस विटामिन की जो है वो कमी से गंजापन होता है, तो इसका नाम है इनोसिटॉल, जो है उसका नाम है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में कौन से दो विटामिन बनते हैं, तो विटामिन डी और विटामिन ई जो है वो बनते हैं। या किस विटामिन की कमी से मनुष्य में भूलने की प्रवृत्ति, अनिद्रा, निराशा, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं, तो राइबोफ्लेविन आपका जो है विटामिन जो है उसकी कमी से, राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन का रासायनिक नाम है। और ए का नहीं है, ए का तो रेटिनॉल होता है। अगला है, किस विटामिन की कमी से घाव नहीं बढ़ते हैं, तो विटामिन सी जो है आपका सही होगा। इसके अलावा संक्रमण रोधी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, तो विटामिन ए को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मानव के आंत में निवास करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो किन किन विटामिन का संश्लेषण करते हैं, तो विटामिन बी6, बायोटिक, बी2 या बी1। तो बी2, बी1 और बी6 ऐसे तीन याद रख सकते हैं। किस विटामिन की कमी से घाव नहीं बढ़ते हैं, तो विटामिन सी आपका हो जाएगा। कौन सी विटामिन की कमी से शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, रोग क्षमता कम हो जाती है, तो एस्कार्बिक अम्ल जो है वो आपका होगा। एस्कार्बिक अम्ल जो है आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। इसके अलावा किन दो विटामिन का मानव शरीर से संश्लेषण हो जाता है, तो नियामिन और विटामिन डी। नियामिन जो है मैंने अभी आपको बताया, नियामिन या नियासिन कहते हैं, बी3 का जो है वो रासायनिक नाम है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है वो है कि चावल के धोने से कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है, तो आपका थायमिन, या कह सकते हैं उसी का रासायनिक नाम है जो है वो थायमिन, और बी1 जो है आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं कि बेरी-बेरी रोग के क्या लक्षण हैं, तो तंत्रिका तंत्र और पेशियों का कार्य बिगड़ना, हृदय पेशी जो है उनका क्षीण होना, अपच होना, कब्ज होना। तो ये इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि बेरी-बेरी रोग मैंने बताया विटामिन बी की कमी से होता है, तो उसके लक्षण इनमें से कौन से हैं, इस टाइप से करके क्वेश्चन। अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपका थायमिन ही पाया जाता है, यानी कि बी1 जो है वो विटामिन पाया जाता है अनाज के छिलके में। अगला है विटामिन जी जो है किस विटामिन की एक अन्य संज्ञा है, तो ये जो है वो बी1 और बी2 जो है उसकी संज्ञा आप कह सकते हैं। वैसे आप इसमें एक भी कर सकते हैं, एक को हटा देते हैं, तो केवल विटामिन बी2 याद रखिएगा, बी1 हटा दिया। विटामिन जी किस विटामिन की एक अन्य संज्ञा है, क्योंकि पर्टिकुलर विटामिन पूछा गया है, तो बी2 जो है आपका यहाँ सही होगा। पांचपन रोधी विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, तो मैंने बताया था कि जो विटामिन ई है ना उसकी कमी से आपका जो जनन क्षमता है उसकी कमी, जननांग पेशियां कमजोर होती हैं, तो वो आपका डायरेक्ट टोकोफेरॉल उसका रासायनिक नाम लिखा है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। जीभ और त्वचा पर दाने पपड़ियां पड़ना ये किस विटामिन की कमी का होता है, तो ये निकोटिनिक अम्ल या नियासिन जो है उसका कमी के कारण लक्षण दिखते हैं।
ये तो हो गए कुछ क्वेश्चन। विटामिन की कमी से दो रोग भी मुख्यतः पूछे जाते हैं। एक आपका होता है क्वासरकोर और एक होता है मेरेस्मस। तो आपको नॉर्मली लक्षण पते होने होने चाहिए, बाकी इसमें आपको ऐसा कोई खास नहीं है। KWASHIORKOR क्वासरकोर, ये जो रोग होता है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ जाता है किसकी कमी से होता है, विटामिन, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा, तो आप कहेंगे प्रोटीन की कमी से। ये जो रोग होता है इसमें बच्चों की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, भूख कम लगती है, शरीर में सूजन आती है। क्वासरकोर में बस आपको यह देखना है कि शरीर जो है वो इसमें फूल जाता है, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट आपका जो दूसरा रोग है उस वो होता है मेरेस्मस, MARASMUS। इसमें क्या होता है, शरीर जो है वो आप कह सकते हैं पिचक जाता है, दुबला हो जाता है शरीर। तो ये जस्ट अपोजिट है, तो एक अगर आप याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो मेरेस्मस में देखिए एक है मरा हुआ टाइप से ना, जब शरीर बहुत दुबला होता है कहते नहीं अरे ये तो मरा मरा सा लग रहा है, तो वो उससे याद रखिए कि मेरेस्मस में मरा वर्ड से दुबला, बस इतना याद रखेंगे तो बाकी जो बचा है क्वासरकोर उसमें शरीर फूला रहता है। क्वासरकोर में आप ये भी कह सकते हैं बाल रूखे होते हैं, चमक रहित होते हैं, त्वचा रूखी होती है, कांतिहीन होती है। भारत में 1% बच्चे जो हैं इस रोग से, क्वासरकोर जो रोग है उससे पीड़ित भी हैं। मेरेस्मस में प्रायः जो भोजन होता है उसमें प्रोटीन की कमी से, कैलोरी की कमी से, और इसमें शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। आप अगर देखना चाहते हैं ना इसमें कैसा दिखता है शरीर, तो कासरकोर और मेरेस्मस करके आप सर्च करेंगे तो आपको 2 बच्चे टाइप के इसमें दिखेंगे। अधिकतर किताबों में वही चित्र बना रहता है, तो आप चाहें देख भी सकते हैं। और जो खनिज तत्व आपका था ना स्टार्टिंग में टॉपिक, उसमें जैसे कि आपसे कैल्शियम में पूछा जा सकता है कि कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, या फास्फोरस से क्या होता है, गंधक से क्या होता है, वो चीज़ आप देख सकते हैं। क्योंकि उसमें ऐसे बहुत से तत्व हैं, इसलिए हमने उसको शामिल नहीं किया, पर आपको बता दिया कि आप अलग से देख सकते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, जो कि है रेशे, जिसको हम फाइबर भी कहते हैं। तो रेशे हमारे भोजन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। हमें रेशे से ना तो ऊर्जा मिलती है, ना इससे प्रत्यक्ष रूप से कोई पोषण मिलता है। पर ये हमारी जो आहार नाल है ना उसकी सफाई के लिए, एंजाइम क्रिया को सतह प्रदान करने के लिए, आसानी से मल निष्कासन के लिए उसमें हेल्प करते हैं। रेशे आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, जो सलाद आप खाते हैं ना उसमें रेशे होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि खाने के साथ सलाद जरूर खाइए। अब रेशों के बारे में ये भी आपको पता होना चाहिए कि बायोपॉलीमर और पॉलीसेकेराइड सबसे अधिक पाए जाने वाले रेशे हैं। इनसे हमारे भोजन की जो मात्रा है वो बढ़ती है। संगठक के आधार पर दो टाइप्स के होते हैं, पानी में घुलनशील रेशे, एक अघुलनशील रेशे। एग्जाम्पल याद रख सकते हैं घुलनशील रेशों में म्यूसिलेज, पैक्टिन और गम, और पानी में अघुलनशील जो है हेमी सेलुलोज, सेलुलोज और लिग्निन, इस टाइप से जो है ये होते हैं। अब अगर बात करें रेशों के बारे में कि इनके क्या जो है वो कार्य होते हैं, तो महत्वपूर्ण कार्य की बात करते हैं या महत्व की बात करते हैं, तो सबसे पहला है कि रेशों की अधिकता वाला जो भोजन होता है वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है। आपको ग्लूकोज की मात्रा अगर नियंत्रित रहेगी तो आपको डायबिटीज नहीं होगा। आंतों में जो है ट्यूमर बनने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती है रेशों की अधिकता से। और भोजन में पर्याप्त रेशों की उपस्थिति में जो गुर्दे की पथरी होती है ना, किडनी स्टोन है, उसकी संभावना एकदम छीड़ हो जाती है। इसके अलावा भोजन में रेशों के कारण भोजन की जो मात्रा है वो अधिक होती है, फलतः पाचन मार्ग की जो गतिशीलता है वो भी बढ़ जाती है आपकी। इसके अलावा भोजन में रेशों की उपस्थिति कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करती है। तो ये सभी इसके आपके महत्व हो जाएंगे। अब एक प्रश्न आपसे भी हम पूछेंगे, पर उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया और इतनी बेहतरीन से बेहतरीन चीजें आपके लिए हमने प्रोवाइड कराई, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल बनाए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो अभी तक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अब वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो ये आपका इस वीडियो का प्रश्न है, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि प्रोटीन अणुओं की इकाई जो है वो क्या होती है। अमीनो अम्ल होती है, विटामिन होती है, ग्लूकोज होती है, वसा अम्ल, सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइए। लाइव टाइमिंग दो है, एक दोपहर के 3 बजे की भी हमने शामिल की है और शाम के 8 बजे की भी है। तो लाइव आकर वीडियो आप देख सकते हैं। 8 बजे वाली टाइमिंग एकदम फिक्स है, 3 बजे वाली हो सकता हो आगे चल के 1-2 दिन ना देखने को भले मिले, पर 8 बजे आपका एकदम फिक्स टाइमिंग है। आज के वीडियो में फिर इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।